जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई ने अपने जो रेपो रेट्स है वो कांस्टेंट रखे हैं। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने उसमें कोई भी चेंज नहीं किए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? जो रेपो रेट है उसको कांस्टेंट रखने के पीछे क्या कारण है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपके काफ़ी सारे इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप पर ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इंडिपेंडेंस डे सेल 30% तक का ऑफ आपको मिल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिलने वाले हैं। मतलब वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इतने कम प्राइजेस पहले से ही थे, उसमें और डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप फटाफट, और पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट इतने कम प्राइजेस में आपको इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पर, जिससे कि आपको फ्यूचर में आपके ड्रीम्स आपको पूरे करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो लास्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इंडियन सेंट्रल बैंक की, मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई ने यहाँ पर मिले और डिसाइड किया कि वो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको ना ही वो इंक्रीज करेंगे ना ही वो डिक्रीज करेंगे, मतलब कांस्टेंट रखेंगे। अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो हर 2 महीने में मिलती है। और 2 महीने में क्या इंस्टेंस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कितना है, ग्रोथ किस तरीके की, उसके हिसाब से जो रेपो रेट है उसको वो चेंज करते हैं। मतलब बेसिक जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसमें वो चेंजेस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कितने मेंबर्स हैं? टोटल 6 मेंबर देखने को मिलते हैं। 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर। मतलब सबसे पहले गवर्नर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद 2 आरबीआई के लोग हमें देखने को मिलते हैं, देन 3 जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से 6 लोगों की ये कमेटी होती है। इस कमेटी का काम क्या होता है? तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो देखना, जो आरबीआई का रेट है वो देखना, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करना। मतलब बेसिकली आरबीआई जो है उसके 2 हमें फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कितना? +-4 जो है वो इन्फ्लेशन यहाँ पर उन्हें रखना चाहिए। मतलब +-4 मतलब कैसा? 2 से लेकर जो 6 है ना, मतलब 4 ये बीच का है, इससे -2 भी हो सकता है, 4 +-2, और इसमें प्लस भी हो सकता है। तो बेसिकली 2 से लेकर 6 के बीच में इतनी रेंज जो है इन्फ्लेशन की रहनी चाहिए। अगर 6 से ऊपर हो रही है तो फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर 2 से कम जा रहा है मतलब डिफ्लेशन हो रहा है तो भी वहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना। ग्रोथ प्रोवाइड करना, इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो कोई टारगेट नहीं होता है। देखिए 2 तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई सेट करता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है? जो टैक्स से रिलेटेड होती है। टैक्स रिलेटेड चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है ना मित्रों, वही फिक्स करती है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब देखिए कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। बेसिकली अगर आप इकोनॉमी के लेक्चर्स देखते हो एमएम एकेडमी ऐप पर, तो उसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब एकदम ही आसान शब्दों में मैंने सिखाई हुई है, बताई हुई है आपको। पूरा रमेश सिंह का किताब जो है वो हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो वो डिस्काउंट आप लेना मत भूलिएगा। डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है? देखिए क्या है कि यहाँ पर बैंक है, बैंक में जो आम इंसान होता है बेचारा वो पैसे जमा करता है। इसने 100 रुपये यहाँ पर जमा कर लिए। अब क्या हुआ, बैंक जो है ये 100 रुपये अपने पास रखेगी क्या? नहीं, क्योंकि इसे शाहरुख खान को इसको इंटरेस्ट रेट भी देना है। फॉर एग्जाम्पल 3% इंटरेस्ट रेट है। तो बैंक के पास जो इसने 100 रुपये जमा किए हैं तो बैंक को 103 रुपये शाहरुख को वापस करने पड़ेंगे, बराबर है। अब बैंक ये 103 रुपये जो दे रही है तो उसके एक्स्ट्रा ही कमाएगी, है ना। तो एक्स्ट्रा मतलब क्या है? बैंक के पास कम से कम 105 रुपये जो है वो तो आने ही चाहिए, तब जाकर बैंक 103 रुपये देगी, मतलब 2 रुपये का यहाँ पर बैंक को फायदा हो गया। 2 रुपये कमाएगी कैसे? लोन से। बैंक क्या करती है? ये 100 रुपये जो बैंक के पास आए हैं ये लोन में घुमाती है। ये इसको लोन में दे देगी, समझ लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट पर। तो मतलब इसको 105 रुपये वापस करने पड़ेंगे। किए नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन 105 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तब ये 2 रुपये अपने पास रखेगी, 103 रुपये शाहरुख खान को देगी। इस तरीके से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये जमा किए शाहरुख खान ने, ठीक है, 100 रुपये शाहरुख खान ने जमा किए। अब यहाँ पर ये तो आया ही है कि मेरे को यहाँ पर समझ लीजिए 200 रुपये का लोन चाहिए बोल रहा है। बैंक के पास तो 100 ही रुपये है,
अब इसको चाहिए 200 रुपये का लोन, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई से पैसा उधार में लेगी, बोलेगी मेरे को उधार में दो 100 रुपये। आरबीआई बोलेगी ठीक है ले लो, ठीक है। अब आरबीआई ने इसको 100 रुपये उधार में दिए, फिर 200 रुपये बैंक के पास आ गए, 200 रुपये बैंक ने क्या की, इसको दे दी लोन में, ठीक है। अब जब आरबीआई 100 रुपये दे रही तो चंदा दे रही है क्या, लो 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 लो, ऐसा नहीं होता है। बैंक आरबीआई जब यहाँ पर पैसा दे रही है तो वो भी कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कि ब्याज पे हम तुमको 100 रुपये दे रहे हैं, समझ लो 5% के इंटरेस्ट ब्याज पे, ठीक है। तो मतलब बैंक को आरबीआई को रिटर्न भी करना पड़ेगा 105 रुपये। तो अब 105 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस है कि जब ये लोन में ये आरबीआई से पैसा आया हुआ जो घुमाएगी 5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखेगी। ये कितना रखेगी, 107, समझ लीजिए 7% रखी, तो 107 रुपये बैंक को वापस मिलेंगे, 105 रुपये, यहाँ भी 2 रुपये का प्रॉफिट बैंक को हो गया, समझ रहे। तो इस तरीके से बैंक जो है वो करती है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई लेंड करता है पैसा बैंक को, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। समझ में आ गया, रेपो रेट किसको कहते हैं, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करते हैं उसे कहते हैं हम रेपो रेट। क्लियर है। तो अब यहाँ पर रेपो रेट अगर बढ़ा, ये 5 की जगह 7% हो गया, तो ये भी बढ़ेगा, ये 10% हो जाएगा। जितना ब्याज दर बढ़ेंगे उतना ही यहाँ पर डिमांड जो है लोन की कम हो जाएगी, क्योंकि यार हाई इंटरेस्ट रेट है, कौन तो पे करेगा, हमको नहीं चाहिए लोन। और यहाँ पर अगर हम कम कर दे 2% ये कर देते हैं, ये यहाँ पर 5% कर देंगे, ज़्यादातर लोग जो है वो लोन खरीदेंगे 5% पे, 5% की ब्याज दर पे लोन मिल रहा है, ले लो ले लो लोन ले लो लोन ले लो, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, रेपो रेट कम ज़्यादा होने से ब्याज दर कम ज़्यादा होते हैं, ब्याज दर कम ज़्यादा होने से जो लोन है वो ज़्यादा लोग लेते हैं या कम करते हैं। अब लोन यहाँ पर लेंगे तो बट ऑब्वियस है कि भागने के लिए तो नहीं लेंगे, है ना, कुछ कुछ लोग छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो अपने आप जो ग्रोथ है हमारी हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया रेपो रेट क्या है, रेपो रेट कैसा काम करता है, आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट में पैसा इंड्यूस कब होता है, ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा कब आता है, जब ब्याज दर कम रहते हैं, मतलब रेपो रेट कम रहता है। रेपो रेट अगर बढ़ा दिया गया तो लोगों के हाथों में पैसा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ, लॉकडाउन लगाया गया, कोविड आया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ, जो लोग हैं उनके हाथ में के पैसे जो है वो चले गए कि हमारे पास पैसा नहीं है, बिजनेस में लॉस होने लगा, तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, तो लोगों के हाथों में पैसा कैसा आएगा, रेपो रेट कम करने से या ज़्यादा करने से, रेपो रेट कम करने से पैसा आएगा। तो इन्होंने क्या किया, रेपो रेट जो है वो कम करना शुरू कर दिया। तो रेपो रेट कई बार इंस्टेंस में कम हो गया। अब रेपो रेट जब कम हुआ तो लोगों के हाथों में बहुत पैसा आ गया, लोगों के हाथों में पैसा आ गया तो लोगों ने क्या किया, खरीदी करना शुरू कर दिया। खरीदी की मतलब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, डिमांड इंक्रीज होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम ही आसान शब्दों में इन्फ्लेशन मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर में समझाया हुआ है ना। एक डेमो लेक्चर, फ्री लेक्चर अवेलेबल भी है यूट्यूब पर, तो आप इन्फ्लेशन बाय मयूर मुंगरे डालकर वो लेक्चर जो है वो देख सकते हो, कैसा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा तो जो आरबीआई है उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन हाई नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ पर हनन हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा कि भाई 6% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं जाना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, है ना। वो अगर जाता है तो इनको रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर लोगों के हाथों से पैसा कम होगा, लोग डिमांड कम होगी, अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, बराबर है। लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई बढ़ा नहीं रहा है, आरबीआई ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। उसने बोला नहीं हम कांस्टेंट रखेंगे, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है भाई साहब, हमको ग्रोथ भी देखनी है। इन्फ्लेशन ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही है। मतलब दो प्रॉब्लम यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं। एक तो क्या है, इन्फ्लेशन जो है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो तब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग खरीदी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खाने वगैरह की डिमांड, एसेंशियल सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना। तो मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन भी हाई है एंड जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई फोकस कर रहा है कि ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके लिए एक अकोमोडेटिव स्टांस रखा अपना। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब क्या है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर कम कर देंगे हमारा रेपो रेट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रही है। कैसे, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, बैंक जो है ना, बैंक यहाँ पर, बैंक के पास आरबीआई ने दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा बैंक को लिक्विडिटी दे दी, लिक्विडिटी की, लो भैया पैसे लो पैसा लो पैसा लो पैसा लो पैसा लो, बैंक के पास, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी यहाँ पर बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा अगर आ जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर लोग जो है मांगना शुरू कर देंगे कि भैया दो ना हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। लेकिन एनपीए का डर है बैंकों को, बराबर है, बैंकों को एनपीए का डर है। इसकी वजह से जो आरबीआई है उनके पास अपना पैसा जो है वो जमा रख रही है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा रखते हैं वैसे बैंक भी आरबीआई के पास पैसा जमा रख सकती है, बैंक को भी उस पर ब्याज दर मिलता है। समझ लीजिए 2% ब्याज दर मिल रहा है,
ये जो है ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंक को पैसा दे रही है वो रेपो रेट है, जिस ब्याज दर पे बैंक आरबीआई में पैसा रख रहा है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फंड जो है वो अनयूज क्यों पड़ा हुआ है? फंड है, पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन अनयूज क्यों पड़ा हुआ है? पहली चीज़ तो हाई एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर बैंक जो है वो लेंड करने के लिए तैयार नहीं है, डर रही है, कपकपा रही है, घबरा रही है कि यार अगर हम लेंड कर देंगे और वो लंदन भाग गया तो क्या करें, है ना। दूसरा है लो क्रेडिट डिमांड। यहाँ पर लॉसेस की वजह से क्या हो रहा है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा नहीं है। तो एक तो पैसा लोगों के हाथों में नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। दूसरा, बैंकों के पास जो पैसा है वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैंक अपना पैसा दे नहीं रही है। बैंक बोल रही है कि हम आरबीआई में जमा रख लेंगे भाई साहब, एनपी इतना बढ़ रहा है, हम तुमको नहीं देंगे। तो ग्रोथ कैसे लाए? ग्रोथ समस्या बहुत बड़ी है, ग्रोथ कैसे लाए? तो आरबीआई ने यहाँ पर तीन चीज़ें की। आरबीआई ने क्या किया, पहला तो यहाँ पर रेपो रेट स्टेट पुट विद द रेपो रेट, है ना। मतलब रेपो रेट जो है वो उन्होंने कॉन्स्टेंट रखा, काफ़ी नीचे लेकर आ गए, ऑलरेडी काफ़ी रेट कम है रेपो रेट, और स्टैग्नेंट रख दिया है, मतलब बढ़ाया नहीं उन्होंने इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के बावजूद। तो यहाँ से क्या है, उनका ग्रोथ का स्टांस है कि हमें ग्रोथ अचीव करना है, कि हम रेपो रेट जो है वो कम ही रख रहे हैं, जिससे क्या होगा, ग्रोथ अपने आप होगी, क्योंकि ब्याज दर कम होंगे तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो ग्रोथ होगी। दूसरा, उन्होंने विंडो ओपन की कुछ पैसा जो है आउट ऑफ मार्केट वाया रिवर्स रेपो रेट विंडो अपने पास लेने के। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों के हाथों में बहुत पैसा चला जाए तो फिर लोग जो है अनसन इन्फ्लेशन हो जाए, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का अंडा अपना रहे। तीसरा है कि उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। मतलब क्या है कि वो मनी को इंजेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में रेपो रेट को कट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। मतलब यहाँ पर प्योरली उनका स्टांस है कि ग्रोथ ओरिएंटेड हम देख रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है, आरबीआई का बोलना है, इन्फ्लेशन जो है वो शॉर्ट टर्म है। इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है क्योंकि फूड की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, सबको अनाज जो है अपने घर में सड़ा सड़ा कर रख रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेकर रख रहे हैं। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि जो इन्फ्लेशन है ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, क्योंकि कब से चलता आ रहा है, अभी तक बड़ा ही इन्फ्लेशन है ना। और ये हो सकता है कि डबल डिजिट में भी चला जाए, इतना भारी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लीकेशन जो है, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज कर देते हैं ग्रोथ के लिए, तो करंट प्राइस राइज जो है ये हाई इन्फ्लेशन लास्ट ईयर से चलता आ रहा है, तो अभी भी हमें हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो अभी तक हम बोल रहे थे कि यहाँ पर ट्रांजिटरी है, पासिंग है, वो यहाँ पर नहीं है ना। इन्फ्लेशन डज नॉट कम डाउन। आरबीआई जो उनको फोर्सफुली जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर दिसंबर में इंक्रीज करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आया? तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर कट पिक्चर मिल गया होगा कि क्या रीजंस है कि आरबीआई अपना रेपो रेट जो है कांस्टेंट मेंटेन कर रही है ग्रोथ अचीव करने के लिए। लेकिन ग्रोथ जो है वो अचीव गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नमेंट कर ही रही है। गवर्नमेंट अपना फिजिकल मेजर्स के जरिए, जो फिजिकल मेजर्स है, मतलब टैक्स जो है वो कम कर देना, उसी के साथ साथ लोगों में सब्सिडीज़ के थ्रू अनाज जो है वो बहुत ज़्यादा बांटना, फ्री में राशन जो है वो प्रोवाइड करना, बेसिकली ये सब की वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी ग्रोथ के लिए काफ़ी अग्रेसर है। तो लास्ट में जो यहाँ पर ऑथर है, क्योंकि हम ये इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है वो कवर कर रहे हैं, तो ऑथर यहाँ पर लास्ट में बोलते हैं कि क्या आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दे सकती है, कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे, बाकी जो ग्रोथ का है वो गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देगी, गवर्नमेंट ग्रोथ की तरफ देखती बैठेगी। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को देखेगी एट अ टाइम, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ग्रोथ के लिए जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जाएगी तो हो सकता है ग्रोथ प्रॉब्लम में आ जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दोनों में से एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कॉम्प्रोमाइज करना काफ़ी हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आरबीआई इन्फ्लेशन पर टारगेट करती है और जो गवर्नमेंट है वो अगर ग्रोथ पर टारगेट करता है, तो दोनों ही जो पहिए हैं वो साथ में अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और जो MM Academy यहाँ पे डाउनलोड करके जल्द से जल्द जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।